गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्या किया था हमने लास्ट क्लास में? दृष्टि 2025 का करंट अफेयर हमने स्टार्ट किया था और राष्ट्रीय घटनाओं को देख रहे थे। तो राष्ट्रीय घटनाओं के क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज राष्ट्रीय घटनाओं का पार्ट 2 देखने वाले हैं हम। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या है पहली खबर? पहलगाम से युद्ध विराम तक, ये हेडिंग है, टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। क्या हुआ था पहलगाम में और कैसे उस स्थिति से निपटा गया और युद्ध विराम तक स्थिति पहुंची। तो सबसे पहले जानते हैं पहलगाम में क्या हुआ था। ये घटना पहलगाम में क्या हुआ था और कब घटी थी? पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। आतंकी हमला हुआ था। कब हुआ था? 22 अप्रैल 2025 को लगभग दोपहर के समय यह घटना घटी थी। पहलगाम कहाँ स्थित है? कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र है। उस क्षेत्र में भी पहलगाम क्षेत्र से 7 किलोमीटर दूर एक घाटी है, बैसरन घाटी। यहाँ पर आतंकी हमला हुआ था। ठीक है, बैसरन घाटी। इस हमले में, पहलगाम में जो हमला हुआ था, इस हमले में कुल 26 लोगों की क्या हुई? मृत्यु हो गई। इन 26 लोगों में से 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक था। इस हमले की जिम्मेदारी किसने ली थी? एक नया संगठन है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF। इसने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। ये पाकिस्तानी लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा माना जाता है। ये जो संगठन है द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा माना जाता है। ठीक है, ये जो 26 लोगों की मृत्यु हुई थी, ये सब क्या थे? पर्यटक थे। ठीक है, पर्यटन के लिए कश्मीर गए हुए थे और वहां पर इनके ऊपर हमला हो गया, आतंकियों ने हमला किया। और विशेष क्या है इसमें? विशेष है कि आतंकियों ने, हमलावरों ने जब गोली चलाई, उन्हें मारा, तो उनकी जो धार्मिक पहचान थी उसे पूछकर उन्हें मारा गया। इसके विरोध में भारत ने क्या किया? क्या एक्शन लिया? भारत ने एक्शन लिया। 22 अप्रैल को यह घटना घटती है। 23 अप्रैल 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में एक संधि हुई थी, सिंधु जल संधि। इसे औपचारिक तौर पर स्थगित कर दिया गया। ये जो संधि थी, इसे क्या किया गया? औपचारिक तौर पर स्थगित कर दिया गया। स्थगित। ठीक है, सिंधु जल संधि क्या है? 1960 में हुई थी, आपने अभी जाना। इस संधि के माध्यम से पहले तो जान ले कितनी नदियां इसमें शामिल हैं। इसमें नदी शामिल है सिंधु, चेनाब और झेलम। इसके अतिरिक्त रावी, ब्यास और सतलज
ये नदियाँ शामिल हैं। ठीक है, तो जो पश्चिम की ओर की नदियाँ हैं इनका पानी पाकिस्तान पूरी तरह से इस्तेमाल करता था। कौन सी पश्चिम की ओर की नदियाँ हैं? सिंधु, चेनाब और झेलम, ये पश्चिम नदियाँ हैं। इनका पानी पाकिस्तान पूरी तरह से प्रयोग करता था। वहीं जो पूर्वी तरफ की नदियाँ थी, ये इनका पानी पूर्वी नदियाँ, ठीक है, इनका पानी जो है 80% पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, प्रयोग में लाता है, और लगभग 20% जो जल है वो भारत द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भारत द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो इसे क्या किया था? औपचारिक तौर पर स्थगित कर दिया था। किस तरह का प्रयोग? कृषि है, सिंचाई है और जल विद्युत बनाने के लिए, ऐसे प्रयोग के लिए किया जाता है। आगे बढ़े तो सबसे पहले हमने क्या किया? सिंधु जल संधि जो थी वो 23 अप्रैल को स्थगित कर दी गई। इसके अतिरिक्त हमने क्या किया? भारत ने क्या किया? हमने से तात्पर्य भारत ने क्या किया, क्या एक्शन लिया इस हमले के विरोध में? जो अटारी बाघा सीमा है, अटारी बाघा सीमा है, उसे बंद कर दिया गया। ठीक है, इसके साथ ही SVES, इसे इसके तहत जो लोग आते थे, पाकिस्तानी नागरिक आते थे भारत की यात्रा के लिए, उन्हें क्या किया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया, रोक दिया गया। और जो भारत में पाकिस्तानी नागरिक थे उन्हें भी जल्द से जल्द वापस जाने को कहा गया। ठीक है, अभी वो डेट याद रखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। SVS क्या है? सार्क वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम। ठीक है, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा तीनों सेनाओं के प्रमुखों से वार्तालाप करके, बातचीत करके उन्हें पूरी छूट दी गई कि आप उपयुक्त समय और स्थान देखकर क्या करें? एक्शन लें। जिसके तहत लगभग 2 सप्ताह बाद, कम 2 सप्ताह बाद एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। क्या नाम रखा गया? ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन कब हुआ? 6-7 मई की रात को यह ऑपरेशन संचालित किया गया, चलाया गया। इस ऑपरेशन के तहत 9 लक्ष्यों को निशाना बनाया गया, जिनमें से 5 आतंकी ठिकाने थे जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में थे, और शेष लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रांत में स्थित थे। ठीक है, और भारत ने दावा किया कि इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया है। 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। ठीक है, इसमें से एक लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर खालिद उर्फ अबू अकाशा भी शामिल था। इसमें से एक था लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर खालिद उर्फ अबू अक्सा, ये भी मारा गया।
ठीक है। सात मई को पाकिस्तान ने जवाबी ऑपरेशन एक चलाया। पाकिस्तान ने जवाबी ऑपरेशन चलाया। क्या नाम रखा उसका? बनियान अल मसूर्स नाम रखा, जिसके तहत भारतीय सैन्य ठिकानों और को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कई दौर की युद्ध चल रहा है। ठीक है, सीमाओं पर गोलाबारी चल रही है ऑपरेशन सिंदूर होने के साथ से लगातार। तो कई दौर की गुप्त वार्ता के बाद क्या हुआ? 10 मई को आधिकारिक तौर पर युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। घोषणा की गई। तो 10 मई को क्या हो गया? फाइनली युद्ध विराम हो गया। ठीक है, पर भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसे जारी रखने के क्रम में क्या किया भारत ने सीमा पार जो आतंकवाद के खिलाफ जारी लड़ाई है उसके लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल, जिसमें सभी दलों के लोग शामिल हैं, का गठन किया। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व शशि थरूर जी कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस से है। स्पष्ट है? और इस ऑपरेशन के दौरान जब 6-7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, उस समय से लेकर युद्ध विराम की स्थिति से पहले तक कुछ महत्वपूर्ण हथियार प्रयोग किए गए। हथियार या हथियार की प्रणालियां प्रयोग की गई, जैसे दसाल्ट राफेल लड़ाकू विमान, हैमर, ब्रह्मोस, हथियार प्रणालियां उपयोग की गई। कौन सी? नाम 1-2 जान लीजिए। दसाल्ट, राफेल लड़ाकू विमान, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। ठीक है, S-400 जो हमने रूस से लिया है। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगली हेडिंग? अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना। सेमी कंडक्टर यूनिट की स्थापना कहाँ हुई है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ठीक है,
और उत्तर प्रदेश में जो यूनिट लगाई गई है ये कौन सी है? सेमीकंडक्टर की छठी यूनिट है, 6th। ठीक है, इससे पहले कहाँ लगी? सबसे पहले तो ये कब यूनिट स्थापित की गई है ना, कि मंजूरी दी गई है। ठीक है, मंजूरी दी गई है 14 मई 2025 को। आप डेट याद रखने पर फोकस मत करिएगा आप लोग, ठीक है, वो उतना आवश्यक नहीं है। तो बाकी की 5 यूनिट कहाँ लगी सेमीकंडक्टर की, देख लेते हैं। 4 यूनिट सेमीकंडक्टर की कहाँ लगी? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। गुजरात में कहाँ? गुजरात के साणंद में 3 सेमीकंडक्टर यूनिट हैं। यूनिट लगाई गई। और एक धोलेरा में, धोलेरा में एक सेमीकंडक्टर यूनिट है। तो यहाँ हो गई 4। अब एक जानना है केवल, एक यूनिट लगाई गई है असम में। एक यूनिट सेमीकंडक्टर की लगाई गई है असम में। असम में कहाँ पर? मोरीगांव में। ठीक है, तो इस तरह से ये छठी यूनिट थी। एक मिशन की शुरुआत की गई है सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने के लिए, स्थापित करने के लिए, इंडिया सेमीकॉन मिशन। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। जिसे कहते हैं ISM, इसकी शुरुआत की गई है, जिसके तहत ये यूनिट्स लगाई जा रही हैं। ठीक है, इस मिशन के अंतर्गत ये यूनिट्स लगाई जा रही हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर के यूनिट की मंजूरी दी गई है, ये कहाँ स्थापित होगी? नोएडा के पास। नोएडा के पास। कौन कौन स्थापित कर रहा है इसे? HCL, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, और फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन ये ताइवान की कंपनी है। ये दोनों मिलकर यीडा में, कहाँ? ये दोनों मिलकर यीडा में, यीडा क्या है? यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, यीडा के HCL और फॉक्सकॉन मिलकर यीडा में जेवर एयरपोर्ट के नज़दीक स्थापित करेंगी। किसके? जेवर एयरपोर्ट, नोएडा है ना, एयरपोर्ट नोएडा में स्थापित करेंगी, के नज़दीक, पास में। ठीक है, और ये यूनिट 2027 तक शुरू हो जाएगी। कब तक? 2027 तक
शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगली हेडिंग की ओर बढ़े। क्या है अगली खबर? अगली खबर है जन सुरक्षा योजना। जन सुरक्षा योजना। ठीक है, तो ये जो खबर है इसमें क्या है, इस हेडिंग में जन सुरक्षा योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए। पूरे हो गए। कब शुरू हुई थी? 9 मई 2015 को शुरुआत हुई थी। तो 2025 में इसे 10 वर्ष पूरे हो गए, है ना। जन सुरक्षा योजना के अंतर्गत कौन कौन सी सुरक्षा योजनाएं शामिल हैं? 9 मई 2015 को 3 योजना की शुरुआत की गई थी। कौन कौन सी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। लास्ट अटल पेंशन योजना। ठीक है, तो ये 3 योजनाएं 9 मई 2015 को शुरू की गई थी, जिन्हें 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, और ये क्या है? सामाजिक सुरक्षा योजना है, समाज को सुरक्षा देने वाली है। आप देख सकते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना, ये योजना क्या करती है? बीमा करेगी। किसका? जीवन का। इंश्योर्ड करेगी जीवन को। ठीक है, किस तरह से? किसी भी कारण से यदि मृत्यु हो जाए तो उसके लिए जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। किसी भी कारण से, किसी भी कारण से मृत्यु होने पर, हो जाने पर कौन पात्र होगा इसके लिए? 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति इसके पात्र हैं। जो बैंक या डाकघर के खाता धारक हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, और ये एक बीमा योजना है, तो यदि किसी भी कारण से मृत्यु हो गई तो कितना रिटर्न मिलेगा? कितना रिटर्न मिलेगा उससे पहले हम ये जान लें कि कितना जमा करना पड़ेगा, है ना। प्रत्येक ग्राहक को, किसको? प्रत्येक ग्राहक को प्रतिवर्ष, वार्षिक है, ठीक है, वर्ष में एक बार, प्रतिवर्ष 436 रुपए का प्रीमियम देना होगा। ठीक है, स्वतः ही काट लिया जाएगा। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि ये हम देंगे तब जो है हमारे बैंक से या डाकघर में जो खाता है उससे कटेगा, ये स्वतः कट जाएगा। ठीक है, अब बारी है कि कितना रिटर्न मिलेगा। यदि हम ये बीमा योजना लेते हैं तो प्रतिवर्ष 436 रुपये प्रीमियम देते हैं तो किसी भी कारण से यदि मृत्यु हो गई तो सभी ग्राहकों को, जो भी इसमें इस जीवन बीमा को लेंगे वो सभी ग्राहकों को 2 लाख रुपए का
2 लाख रुपए का एक वार्षिक टर्म इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है, 2 लाख रुपए मिलेंगे। आगे बढ़े अगली योजना के बारे में। क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। ठीक है, क्या है? ये भी एक बीमा योजना है, इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये क्या है? किस स्थिति में ये इंश्योरेंस हमें लेना होगा, किसके लिए ले, है ना? क्या है मूल रूप में? ये एक दुर्घटना बीमा योजना है। पहली कौन सी थी? जीवन से जुड़ी हुई थी कि किसी भी कारण से मृत्यु हो जाए उसके लिए यदि हो जाती है और आपके पास ये है बीमा योजना तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? दुर्घटना बीमा योजना है। दुर्घटना होने पर यदि कोई नुकसान होता है शारीरिक शरीर में तब आपको ये बीमा योजना लाभ पहुंचाएगी। ठीक है, किस आयु वर्ग के लोग इसे ले सकते हैं? क्या पात्रता है? 18 से 70 वर्ष की आयु के लोग। प्रीमियम कितना देना होगा? धनराशि कितनी देनी होगी? प्रति वर्ष 20 रुपये प्रीमियम देना होगा, अर्थात वर्ष में एक बार केवल प्रीमियम देना पड़ेगा, वो भी सिर्फ 20 रुपये। और कोई दुर्घटना हो जाती है तब कितना मिलेगा? तब मिलेगा 2 लाख रुपए। ठीक है, इसके अंतर्गत जैसे व्यक्ति की मृत्यु अथवा दोनों आँखों की आँख पैर, कभी कभी एक्सीडेंट होता है ना तो पैर टूट जाता है, सपोज एक पैर टूट गया तो उसके लिए 1 लाख रुपए ही मिलेंगे, ध्यान रहे। अगली जन सुरक्षा योजना है अटल पेंशन योजना। APY। ये किसके लिए लाई गई है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ये योजना लाई गई है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए योजना लाई गई है। किस आयु वर्ग के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं? 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग। इस पेंशन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद मृत्यु पर्यंत तक कितना? 1,000 रुपये प्रति माह से लेकर 5,000 रुपये प्रति माह की प्रति माह दिया जाएगा। इसकी गारंटी देता है ये पेंशन योजना। ठीक है, आप सोच रहे हैं 1,000 रुपये से 5,000 रुपये में से क्या? जो न्यूनतम होगा, ठीक है, जो न्यूनतम होगा, न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाएगी। न्यूनतम पेंशन की गारंटी। ठीक है, आगे बढ़ें।
अगली हेडिंग क्या है? वेव्स 2025। अगली खबर है वेव्स 2025। क्या है वेव्स 2025? वेव्स, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं। क्या है? वर्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025। फिल्म, मीडिया, संगीत, है ना? फिल्म, मीडिया, संगीत, ऑडियो विजुअल, ये इसका फुल फॉर्म है। मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र का ये पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन है। पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन है। कब आयोजित हुआ? 1 से 4 मई 2025 के मध्य। कहाँ हुआ? मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। कहाँ हुआ? कन्वेंशन सेंटर में। किस थीम के साथ इसकी शुरुआत की गई? कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ये जो लोग होते हैं, फिल्म, मीडिया, संगीत, गेमिंग, एनिमेशन, ये जो क्रिएटिविटी वाले काम है ना, इससे जो आय अर्जित होती है, आय इकट्ठा होती है, इनकम होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्रिएटिव अथवा ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिएटिव इकोनॉमी या फिर ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, इस समिट के माध्यम से भारत ने वर्ष 2029 तक 2029 तक 50 अरब डॉलर के बाजार का लक्ष्य रखा है। इसके माध्यम से, किसके? मीडिया और मनोरंजन के माध्यम से इतना बाजार तैयार कर लेंगे। ठीक है, और इसी सम्मेलन के दौरान, वेव्स समिट के दौरान, IICT की स्थापना, IICT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की स्थापना को क्या किया गया? औपचारिक रूप दिया गया। इतना पर्याप्त है इस टॉपिक के लिए। ठीक है, आगे बढ़ें अगले टॉपिक की ओर। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा विवाद। क्या है? नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा विवाद क्या है? इसके पूरे प्रकरण को पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या हुआ? तमिलनाडु को नई शिक्षा नीति लागू करनी थी, जो उसने नहीं की, है ना? तो
एक योजना है, कौन सी? समग्र शिक्षा योजना। समग्र शिक्षा योजना नहीं, अभियान है, ध्यान रखा करिए आप लोग भी। शिक्षा अभियान SSA। और एक है PM श्री स्कीम। क्या है इसका फुल फॉर्म? प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम्स। ठीक है, ये स्कीम प्रधानमंत्री PM श्री योजना कब लाई गई? 5 सितंबर 2022 को। 5 सितंबर को ही घोषणा किया गया है। PM श्री योजना की घोषणा की गई 5 सितंबर को ही। क्यों किया गया? क्योंकि स्कूल्स के लिए ना, और 5 सितंबर को क्या है? शिक्षक दिवस है। तो कुछ ना कुछ जुड़ा रहता है। ठीक है, यह आवश्यक नहीं, लेकिन कई बार होता है। तो ये जो दो योजनाएं हैं, समग्र शिक्षा अभियान और PM श्री योजना, इसके तहत तमिलनाडु को एक राशि मिलने वाली थी। लगभग 2000 करोड़ की जो राशि थी वो मिलने वाली थी, लेकिन नई शिक्षा नीति को तमिलनाडु ने क्या किया? स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण ये जो राशि मिलने वाली थी वो रोक दी गई। क्या किया गया? रोक दी गई। एक राशि थी लगभग 2 करोड़ ठीक है, सही वैल्यू लिख देती हूँ, क्या है? 2100। वैल्यू याद रखना जरूरी नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको। ये राशि उसे प्राप्त नहीं हुई। किसे? तमिलनाडु को। और इसी के साथ शुरू हो गया एक विवाद, जो क्या है? त्रिभाषा विवाद, जो है त्रिभाषा विवाद। अब प्रश्न है, त्रिभाषा क्या है? उससे पहले जाने नई शिक्षा नीति में क्या है। त्रिभाषा विवाद जो है, इसमें ये है कि नई शिक्षा नीति के तहत क्या किया गया है? त्रिभाषा फार्मूला लाया गया है। नई शिक्षा नीति 2020, इसके तहत त्रिभाषा फार्मूला सरकार के द्वारा लाया गया है। ये फार्मूला क्या कहता है? ये फार्मूला कहता है कि जो पहली भाषा है या एक भाषा कौन सी होनी चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए, या फिर स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। और जो दूसरी भाषा होनी चाहिए, दूसरी भाषा हो वो अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय भाषा, कोई अन्य भारतीय भाषा। और थर्ड, तीसरी भाषा कौन सी? कोई अन्य भारतीय भाषा, कोई अन्य भारतीय भाषा, जिसमें से हिंदी भाषा एक विकल्प हो सकती है। ठीक है, तो व्यवहारिक तौर पर समझें तो जैसे कि तमिलनाडु की बात है यहाँ पर, तो तमिलनाडु में कौन सी भाषा है? तमिल। पहली भाषा उनकी मातृभाषा हो गई तमिल। दूसरी भाषा कौन सी हो गई? अंग्रेजी। अब बात कही जा रही है नई शिक्षा नीति के माध्यम से कि तीसरी भाषा भी शामिल की जाए। ठीक है, तो उसका विरोध हो रहा है। यही है त्रिभाषा सूत्र विवाद, इसी का विरोध किया जा रहा है। तमिलनाडु तमिल और अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा को शामिल करने के लिए तैयार नहीं है।
उन्हें लगता है उनके जो कल्चर है उस पर क्या है, प्रहार है, या फिर उनके ऊपर इनडायरेक्टली एक भाषा क्या की जा रही है, थोपी जा रही है। कौन सी? हिंदी। ऐसा उनका मानना है। चलिए भाषा से जुड़े हुए कुछ बातें जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। भाषा किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 343, जिसमें लिखा है क्या? संघ की भाषा हिंदी और लिपि कैसी होगी? देवनागरी होगी। लिपि जानते हैं ना आप? लेखन शैली में जो हम प्रयोग करते हैं, जैसे मैं जिस भाषा में, जिस लिपि में लिख रही हूँ, ये कौन सी है? देवनागरी लिपि है, और जो बोल रही हूँ वो हिंदी है। ठीक है। इसके अतिरिक्त राजभाषा के संबंध में कोई आर्टिकल है? बिल्कुल है, आर्टिकल 344, जिसमें राजभाषा के संबंध में बताया गया है। और इसके साथ ही आपने अभी जाना कि पहली भाषा कौन सी है? मातृभाषा। मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए आर्टिकल 350 का क्या है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। का की जगह ए भी कर सकते हैं इंग्लिश में। और आर्टिकल 351 क्या कहता है? हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए इस आर्टिकल में बताया गया है। आर्टिकल 351 में। तो ये भाषा से जुड़े हुए कुछ आर्टिकल हैं जो महत्वपूर्ण हैं। और जो नई शिक्षा नीति 2020 है, इसे के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लें। के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने नई शिक्षा नीति 2020 को तैयार किया है। ये भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे हम याद रखेंगे। विवाद आपको समझ में आ गया है ना? तमिलनाडु ने क्या कहा कि आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। भाषाई ब्लैकमेल। अगली हेडिंग की ओर बढ़े। चलिए अगली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगली हेडिंग? अगला टॉपिक है विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह। ये हेडिंग है। क्या किया? इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। राष्ट्र को समर्पित कर दिया। कब? 2 मई 2025 को। ठीक है। और ये विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल के तिरुवनंतपुरम में विझिंजम बंदरगाह स्थित है, अरब सागर के तट पर।
केरल कहाँ है मालूम है ना? ये भारत है और ये केरल है, ठीक है। ये जो बंदरगाह है विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह, ये भारत का पहला डीप वाटर से तात्पर्य पानी गहरा है वहाँ पर। डीप वाटर कंटेनर शिपमेंट है, कंटेनर ट्रांस शिपमेंट बंदरगाह है। क्या होता है ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह? ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह वो बंदरगाह होते हैं जहाँ पर एक जो जहाज होता है, पानी का जहाज होता है, बड़े बड़े जहाज होते हैं, एक जहाज से सामान उतार कर दूसरे जहाज पर लादा जाता है। अभी प्रश्न ये है कि एक जहाज से उतार कर दूसरे जहाज पर क्यों लादेंगे? जैसे कोई बड़ा जहाज बड़े बड़े कंटेनर्स लेकर आता है और अधिक मात्रा में कंटेनर्स लेकर आता है, तो ऐसे में क्या होगा कि उसे अपने पोर्ट पर, जैसे अब ये विजिंजम है, यहाँ पर लाकर दूसरे छोटे जहाज पर क्या करेंगे? लाद दिया जाएगा। फिर अगली जगह उनको जहाँ कहीं भी जाना है वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। इससे क्या होगा? समय और ईंधन की बचत होगी, समय और ईंधन की बचत होगी, ठीक है। विश्व की एक कंपनी है, दूसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी, पानी में जो जहाज चलते हैं उसके लिए शिपिंग कंपनी कौन सी? MSC मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी ने अपने यूरोप एशिया रूट की जेड और ड्रैगन सेवाओं में विजिंजम को क्या कर लिया है? शामिल कर लिया। भारत के इस बंदरगाह को शामिल कर लिया है, जिससे ये सीधे अंतरराष्ट्रीय परिवहन श्रृंखला से ये बंदरगाह विजिंजम बंदरगाह जुड़ गया है, ठीक है। नाम लिख देती हूँ मैं, MSC मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी। इस कंपनी ने विजिंजम बंदरगाह को शामिल कर लिया है, ठीक है। और इस बंदरगाह का संचालन अडानी पोर्ट्स द्वारा किया जाएगा। अडानी पोर्ट्स द्वारा किया जाएगा। कब तक? 2060 तक। इसके निर्माण में कौन कौन शामिल थे? कौन कौन से लोग शामिल थे? केरल सरकार, अडानी समूह और केंद्र सरकार, इन तीनों ने मिलकर फाइनेंस उपलब्ध कराया और इसका निर्माण हुआ। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़े। इस टॉपिक से जुड़ी जो जानकारी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अगली हेडिंग है भगवत गीता एवं नाट्यशास्त्र। क्या है इनके बारे में? भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया गया है। शामिल कर लिया गया। किसमें? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। कब? 17 अप्रैल 2025 को पेरिस में बैठक हुई, वहाँ पर इन्हें शामिल किया गया है, इन पांडुलिपियों को, भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को। भगवत गीता के बारे में जान ले। भगवत गीता, भगवत गीता पहले तो ये संस्कृत में है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। भगवत गीता भारत का दार्शनिक और क्या है? धार्मिक ग्रंथ है। इसमें
700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। और ये जो भगवत गीता है, भगवत गीता क्या है? महाकाव्य है। ये महाभारत के छठे खंड, जिसे छठे खंड में भीष्म पर्व, क्या है? भीष्म पर्व का हिस्सा है। भगवत गीता छठे खंड में है, भीष्म पर्व वो उसका हिस्सा है। और जो भगवत गीता है ये क्या है? युद्ध क्षेत्र संवाद है। युद्ध क्षेत्र संवाद है। किसके किसके मध्य? श्री कृष्ण, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य संवाद है। कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि पर ही ये संवाद हुआ है। ठीक है, बात करते हैं नाट्य शास्त्र की। ये भी संस्कृत में रचित है। अच्छा, ये जान लीजिए आप यहाँ पर स्टार बनाकर, जो भगवत गीता है उसे संकलित किया है महर्षि वेदव्यास ने। महर्षि वेदव्यास ने क्या किया है? संकलित किया है। ठीक है, और नाट्य शास्त्र की बात करें तो संस्कृत में है। और इसकी रचना किसने की है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है यह नाट्य शास्त्र। रचना की है ऋषि भरत मुनि ने। और नाट्य शास्त्र को नाट्य वेद या फिर पंचम वेद या फिर गंधर्व वेद, इन नामों से भी जाना जाता है। स्पष्ट है? अब बात करते हैं यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर की। ये कब स्थापित हुआ था? इस कार्यक्रम को लॉन्च कब किया गया था? वर्ष यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम लॉन्च हुआ है वर्ष 1992 में, 1992 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके साथ ही भारत की कुल कितनी धरोहर शामिल हो गई हैं इसमें? 11। और एशिया प्रशांत के दृष्टिकोण से देखें तो क्षेत्रीय रजिस्टर में कुल संख्या 3 है। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। क्या है अगला टॉपिक? महाकुंभ 2025 कहाँ आयोजित हुआ? प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित हुआ। ठीक है, महाकुंभ ये 12 वर्ष के पश्चात लगता है। 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। ठीक है, केवल प्रयागराज में लगता है ऐसा है? नहीं, तो और कहाँ लगता है? ये महाकुंभ 4 प्रमुख स्थलों पर लगता है, जिसमें से एक है प्रयागराज। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, इन 4 स्थानों पर महाकुंभ लगता है। ठीक है, तो प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ आयोजित हुआ। कब से कब तक? 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक। ठीक है,
प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती अर्थात इनका जो संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती जहाँ पर संगम करती मिलती है, उसी को संगम, मिलने को ही क्या कहते हैं, संगम। तो संगम के पवित्र तट पर इसका आयोजन हुआ। बात करें 13 जनवरी को ये प्रारंभ हुआ। 13 जनवरी 2025 क्या था उस दिन? पौष पूर्णिमा। पौष पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ हुआ और इस दिन से कल्पवास के प्रारंभ का क्या था, ये दिन प्रतीक था। और पहला शाही स्नान कब हुआ? पहला शाही स्नान 14 जनवरी 2025 को। कब? मकर संक्रांति को। मकर संक्रांति को क्या मनाते हैं? खिचड़ी भी मनाते हैं ना। मकर संक्रांति को पहला शाही स्नान हुआ। इस दौरान बौद्ध महाकुंभ यात्रा का भी शुभारंभ किया गया। ठीक है। और महाकुंभ में लगभग 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। लगभग 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने क्या किया? स्नान किया। ठीक है। अगला महाकुंभ कहाँ होना है? अगला कुंभ कहाँ होगा? नासिक में। प्रयागराज के बाद नासिक में होगा। कब? 2027 में अगला कुंभ होगा। कुंभ की बात चल रही है तो कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि कुंभ को वर्ष 2017 में यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया गया। यूनेस्को द्वारा इसे 2017 में ही शामिल कर लिया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। क्या है अगला टॉपिक? आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण को मंजूरी दी गई है। उपवर्गीकरण को मंजूरी दी गई है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। अनुसूचित जाति, शेड्यूल ट्राइब। उपवर्गीकरण, जातियों के अंतर्गत जो वर्गीकरण किया जाता है, जातियों के अंदर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उपवर्गीकरण कहते हैं। ठीक है। और इस वर्गीकरण के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है।
क्या नाम है उनका? IAS अधिकारी हैं राजीव रंजन मिश्रा। राजीव रंजन मिश्रा, ठीक है। SC के लिए हम कुछ जान लेते हैं। क्या? हमारा जो संविधान है वो आर्टिकल, उसके अंतर्गत आर्टिकल 341 और 342, 342, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को शक्ति है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ST सूचियों को अधिसूचित करने का अधिकार है। किसे? राष्ट्रपति को बनाने का अधिकार है राष्ट्रपति को, ठीक है। इसके अतिरिक्त इन जातियों के लिए, SC और ST के लिए क्या अधिकार हैं संविधान में दिए गए हैं? जैसे कि आर्टिकल 15 और 16। आर्टिकल 15 और 16 में बताया गया है कि केंद्र सरकार जो है अनुसूचित जाति SC और ST के लिए क्या कर रही है? सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करती है आर्टिकल 15 और 16 के तहत। लिख लेते हैं इसे भी। आर्टिकल 15 4 और 16 4, इसके तहत सरकारी सेवाओं में आरक्षण, सरकारी सेवाओं में SC STs को की सीटें क्या हैं? आरक्षित हैं। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है पट्टेदा अंचू साड़ी। ये साड़ी क्यों न्यूज़ में है? इसलिए क्योंकि इसे GI टैग दिया गया है। कहाँ से है ये साड़ी? कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, पहना जाता है? कर्नाटक में, ठीक है। सबसे पहले GI टैग किसे दिया गया था? GI टैग सबसे पहले किसे दिया गया था? दार्जिलिंग चाय को। भारत में दार्जिलिंग चाय को कब दिया गया था? 2004 में। और 2025 तक, मार्च 2025 तक देश में कितने GI टैग हो गए हैं कुल? 658 कुल। नंबर याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ आपको सूचना के लिए बता रही हूँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा भारत देश में सबसे ज़्यादा GI टैग किस राज्य को प्राप्त हुए हैं? उत्तर प्रदेश। किसको? उत्तर प्रदेश को। सर्वाधिक GI टैग, ठीक है। ये पारंपरिक सूती साड़ी है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है अगली हेडिंग? अगला टॉपिक क्या है? पहला, पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23। पहला पंचायत उन्नति सूचकांक किसने शुरू किया? पंचायत या पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया।
किस लिए? ग्राम पंचायतों के सतत विकास लक्ष्य के पूरा करने के लिए, ठीक है, या उनका मूल्यांकन करने के लिए। कब शुरू किया गया? 9 अप्रैल 2025 को। इसके अंतर्गत क्या किया गया है? 9 विषय रखे गए हैं जिसके आधार पर पंचायतों का मूल्यांकन किया जाएगा। 9 विषय कौन से हैं? गरीबी मुक्त एवं बेहतर आजीविका। इन्हें लिख लेते हैं ताकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गरीबी मुक्त एवं बेहतर आजीविका। स्वस्थ पंचायत, बाल अनुकूल पंचायत, और जल पर्याप्त पंचायत। पंचायत में पर्याप्त जल उपलब्ध हो। जल पर्याप्त पंचायत। आगे क्या है? स्वच्छ एवं हरित पंचायत। स्वच्छ एवं हरित पंचायत। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त पंचायत। न्याय संगत एवं सुरक्षित पंचायत। न्याय संगत एवं सुरक्षित पंचायत, है ना। और सुशासन युक्त पंचायत। सुशासन युक्त पंचायत। और लास्ट है, जो लिखते लिखते आपको एहसास हुआ होगा कि वो भी शामिल होना चाहिए, क्या? महिला अनुकूल पंचायत। महिलाओं के लिए पंचायत क्या हो? अनुकूल हो। ऐसी परिस्थितियां हो जो महिलाओं के लिए अनुकूल हो उस पंचायत में, उस ग्राम में, ठीक है। और इन 9 मानकों के आधार पर, विषयों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। और क्या दिया जाएगा? कुछ श्रेणियों में बांटा जाएगा, जैसे कि अचीवर, अग्रणी, परफॉर्मर, एस्पिरेंट और बिगिनर्स। कोई भी पंचायत, ये जरूरी है, कोई भी पंचायत अचीवर श्रेणी में स्थान नहीं बना पाए, नहीं बना पाई, ठीक है। और गुजरात में, कहाँ? गुजरात में सर्वाधिक फ्रंट रनर श्रेणी में पंचायत हैं। सर्वाधिक फ्रंट रनर, अग्रणी श्रेणी में पंचायत है, ठीक है। अगर परफॉर्मेंस के बेस पर देखेंगे तो भी गुजरात में ही सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान पर धनोहरी ग्राम पंचायत है। उत्तर प्रदेश में धनोहरी ग्राम पंचायत है। ये कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ में कहाँ? बक्सी का तालाब। इसी के साथ क्लास को
समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।